Good morning, everyone. Good morning. Good morning. चलो स्टार्ट करें। बोलो। चलो, लास्ट टॉपिक क्या लिखाया था मैंने? बताओ सभी। लास्ट टॉपिक क्या लिखाया था? बताओ सभी। कल की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था? स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यही था। जयदीप, नया एडमिशन है। ओके। कितने लोगों का नया एडमिशन हुआ है इस वीक? फोन का और भी नया है। ओके। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों का नया एडमिशन हुआ है? ये बताओ पहले। जयदीप, प्रवीण, प्रज्वल, ओंकार, सुमित, मानसी, शिवानी। 7 लोग। 7 लोगों का नया एडमिशन है। 7 लोगों का नया एडमिशन। चलो ठीक है। 8, 9। 9 लोगों का नया एडमिशन हुआ है जो इस वीक में। चलो 10। 10 लोगों का इस वीक नया एडमिशन हुआ है। ठीक है। चलो कोई नहीं। तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, जिनका पुराना है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, कितने लोग दोबारा से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना चाहते हैं? मुझे नए लोगों को पढ़ाना है, और पुरानों में से कितने लोग दोबारा से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना चाहते हैं? मैं फुल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट थिंग क्यों पढ़ाऊंगा? पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना। बताओ सभी। कितने लोग पढ़ना चाहते हैं दोबारा से यूनिट एंड डायमेंशन? बताओ। बहुत लोग हैं जो दोबारा से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ाऊँ पूरा?
बताओ, मैं दोबारा से पढ़ाऊँ पूरा कंप्लीट? ओके प्रगति। चलो, हाँ, मैं यही बात मैं बोल रहा हूँ। आज जो मैंने एक पॉइंट लास्ट बाकी है उसे कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद कल से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दूंगा। बोलो क्लियर है? सभी को सही रहेगा? बोलो, क्या सभी को ठीक है? आज जो लास्ट ऑफ पॉइंट बाकी है इसका यूनिट एंड डायमेंशन का वो खत्म करते हैं, और उसके बाद कल से बिल्कुल नए से एक बार मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना फिर? बताओ। चलो, तो सभी ट्राई करो समझने का आज से ही। ठीक है? मैं बहुत चीज़ें थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा, तुम्हें क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे। स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन between different physical quantity, between different physical quantity। सभी समझने का ट्राई करना, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा लगभग जिन्होंने पहली बार भी पढ़ रहे होंगे ना, यही टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? ऐसा कोई प्रॉब्लम मत लेना कोई भी। तो मैंने बोला कि हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, पहले मैं बता देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जो बिल्कुल नए हैं। फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हम फिजिक्स में अलग अलग क्वांटिटी पढ़ेंगे, चाहे फोर्स हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं मेजर, वो सभी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। वो सभी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? ठीक है? अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी में हमें क्या करना है? रिलेशन स्टेबलाइज करना है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना है? हमें रिलेशन डेवलप करना है। अब सपोज करो मैंने चार अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ले ली। पहली क्वांटिटी कौन सी है? पी। ए क्या से गिवन है ध्यान से देखना। ए क्वांटिटी पी, ए फिजिकल क्वांटिटी पी डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी एक्स। कोई क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी पी, वो किस किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी एक्स कॉमा वाई एंड जेड। किस किस पर डिपेंड करती है? एक्स कॉमा फिजिकल क्वांटिटी वाई एंड फिजिकल क्वांटिटी जेड। किस किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स पर भी डिपेंड कर रही है, वाई पर भी डिपेंड कर रही है, और थर्ड कौन सा मान लेता हूँ, जेड पर भी डिपेंड कर रही है। बोलो क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को कि कोई फिजिकल क्वांटिटी पी किस किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स पर भी डिपेंड कर रही है, वाई पर भी डिपेंड कर रही है, और जेड पर भी डिपेंड कर रही है।
अब एक बात बताना, हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है, मैथ में ये बात सभी ने सीखा होगा कि कभी कभी यदि ए डिपेंड करता है एक्स पर, मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ, ए डिपेंड करता है एक्स पर, तो क्या मैं लिखता हूँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर एन। बोलो, क्या मैंने ऐसे लिखा है हमेशा? यदि कोई एक्स पर डिपेंड करता है तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर एन। अब एम का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? तो यहां से देखना सभी कि यदि फिजिकल क्वांटिटी P किस पर डिपेंड कर रही है? X पर, तो क्या मैं लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर ए। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर ए। और ए क्या है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ए क्या है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। बोलो, क्लियर सभी को? ये क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये तो ऐसे ही, क्या पी डिपेंड कर रहा है वाई पर? पी किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई पर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का पावर वी? बोलो, P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का पावर b। क्या अगेन b भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा? b भी क्या रहेगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या ऐसे ही लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का पावर c? बोलो, ऐसे ही क्या लिख सकता हूँ? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का पावर c। क्या z भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगा c? बोलो, सी भी क्या रहेगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है? बताओ। तो यदि मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं, यदि मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर ए, वाई का पावर बी, एंड जेड का पावर सी? बोलो, क्या मैं लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर ए, वाई का पावर बी, एंड जेड का पावर सी? बोलो, क्लियर है सभी को? क्लियर है? बहुत अच्छा। अब यदि मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर इसकी जगह पर कोई भी कांस्टेंट लगा देता हूँ के, कोई भी कांस्टेंट क्या लगा दिया? के। तो पी इक्वल टू क्या आ गया? के एक्स का पावर ए, वाई का पावर बी, और जेड का पावर सी? बोलो, क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से देखना, यहां पर जो हम के लिखते हैं, के एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। यहाँ पर जो के क्या है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट। मीन्स के हमेशा क्या रहेगा? डायमेंशनलेस। के हमेशा क्या रहेगा? डायमेंशनलेस। के हमेशा कैसा रहेगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है? उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। बोलो, क्लियर? डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है? उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। बोलो, क्लियर है? तो अब यहां से जो आया वो क्या आया? P इज इक्वल टू एक्स का पावर के टाइम्स एक्स का पावर ए, वाई का पावर बी, और जेड का पावर सी। क्या यही आया है? अब एक बात बताओ, क्या यहां से डायमेंशनल एनालिसिस से, बाई डायमेंशनल एनालिसिस,
क्या मैं ये लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ पी, जो पी का डायमेंशन है क्या वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एक्स का पावर ए इंटू वाई का पावर बी इंटू जेड का पावर सी। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ पी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए किसके? डायमेंशन ऑफ एक्स का पावर ए, डायमेंशन ऑफ वाई का पावर बी और जेड का पावर सी। बोलो क्लियर? तो क्या यहाँ से ये आ गया डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स का पावर ए इंटू डायमेंशन ऑफ वाई का पावर बी इंटू डायमेंशन ऑफ जेड का पावर सी। बोलो क्लियर है? और यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग। We can find out the value of A, B and C. We can find out the value of A, B and C. Value of A, B and C. बोलो क्लियर है? बताओ। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो, सभी नोट करना। हाँ ये प्रीवियस पेज ही है अंजिक, ये प्रीवियस पेज ही है। नोट करो सभी। बैक क्यू लिखा नहीं मतलब? तन्वी मीनिंग समझ में नहीं आया। यहीं से तो स्टार्ट किया है मैंने तन्वी, मैंने स्टार्ट तो यहीं से किया है ना, फर्स्ट पेज से। नहीं, स्टार्टिंग में ही मैंने ये पॉइंट लिखा है। तन्वी तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, तुम्हें प्रीवियस पेज दिखा रहा है, मैंने पेज चेंज कर दिया है। तन्वी तुम्हारा इंटरनेट स्लो है। सभी इसे नोट करो, सभी इसे नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? नहीं, नोट करो। यस, नोट करो। हो गया? चलो मैं पेज चेंज करता हूँ। अंजिक की थोड़ा जल्दी लिखा करो, मैंने पहले ही कहा था तुमसे। चलो अब ये नोट करो। नोट करो सभी।
हो गया? हाँ, नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो। नोट कर लिया? चलो, अब क्वेश्चन से ये और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सभी 1 मिनट रुकना। चलो, क्वेश्चन देखना, तुम्हें क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है? द फोर्स F on any particle depends upon force F on any particle depends upon मास m। किस किस पर डिपेंड करता है? मास m पर डिपेंड करता है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल किस किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। बोलो, क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड f in terms of m and a। फोर्स को हमें किस किस की टर्म में बताना है? m और a की टर्म में। बोलो, क्लियर है? अब ध्यान से देखना, क्या मुझे पता है फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है? m पर और a पर। तो क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर, कुछ भी लिख लो, m का पावर कितना? p। m का पावर क्या लिख देता हूं? p। और क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का पावर q? बोलो, क्लियर है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का पावर q। बोलो, क्लियर? अब ध्यान से देखना, यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो क्या ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m का पावर p इंटू a का पावर q? बोलो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? m का पावर p इंटू a का पावर q। क्लियर है सभी को? अब यदि इसको हटाना है, क्या इसकी जगह पर एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट k लगा दूं? इसकी जगह पर क्या लगा दूं? न्यूमेरिकल कांस्टेंट k। तो m का पावर p इंटू a का पावर q। बोलो, क्लियर? अब ध्यान से सुनना, फोर्स, अब यदि ये इक्वेशन करेक्ट है तो क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स
डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ के इंटू एम का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ के इंटू एम का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ एफ? क्या के तो डायमेंशन लेस है? ये तो कैसा है? डायमेंशन लेस। बोलो क्लियर है? तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम का पावर पी, एम का पावर पी इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन का पावर क्यू। बोलो क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू। क्योंकि तुम लोगों ने फोर्स का यूनिट क्या पढ़ा है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की पावर कितनी है? 1। मीटर की पावर भी कितनी है? 1। और सेकेंड की पावर कितनी है? -2। तो केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। मीटर को कैपिटल एल से। और सेकेंड को कैपिटल टी से। तो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर कितनी? -2। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? तो डायमेंशन ऑफ एम की पावर पी, क्या है? मास की डायमेंशन तो m1 होती है, m1 की पावर p। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? क्या l1 t माइनस टू। बोलो l1 t माइनस टू की पावर q। क्या यहां से आ रहा है m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू m की पावर p, l की पावर q, t की पावर -2q। बोलो क्लियर है? m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है? m की पावर p, l की पावर q, t की पावर -2q। बोलो क्लियर? ठीक है। अब यदि दोनों साइड को कंपेयर करो, क्या यहाँ से m की पावर 1 है और यहाँ पर m की पावर कितना है? p। तो क्या मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 1 आएगा? p इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। सर लास्ट स्टेप देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या रहता है? m1 l1 t माइनस टू। अब ये आया डायमेंशन ऑफ m की पावर p। मास की डायमेंशन क्या होती है? m1, m1 की पावर p। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? l1 t माइनस टू। क्या इसकी पावर q करोगे? तो 1 इंटू पी कितना? p। 1 इंटू क्यू कितना? q। -2 इंटू क्यू कितना? -2q। बोलो क्लियर है? तो P इजिकल टू क्या आ गया? 1। L इजिकल टू, L की पावर कितनी है? 1। Q कितना है? 1। क्या Q का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है? और यहाँ से देखो T की पावर कितनी है? -2। और क्या यहाँ पर है? T की पावर -2Q। -2 से -2 कैंसिल आउट। क्या Q इजिकल टू 1 आ गया? बोलो Q इजिकल टू क्या आ गया? 1। क्लियर है सभी को? तो क्या F इजिकल टू हो गया K m की पावर 1 इंटू एक्सेलरेशन की पावर भी 1। क्या ये फॉर्मूला ही हम लोगों ने पढ़ा है? F इजिकल टू एम ए। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्या सभी को क्लियर? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। F क्या है? फोर्स। ऊपर लिखा तो है F फोर्स है। फोर्स F। F इजिकल टू K इंटू एम का पावर 1 एक्सेलरेशन का पावर 1। F इजिकल टू क्या आ रहा है? K m का पावर P, P का वैल्यू कितना? 1। A का पावर Q, Q का वैल्यू 1। तो क्या F इजिकल टू आएगा? K m A।
F इजिकल टू क्या आएगा, KMA। बोलो क्लियर है। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। मैं दोबारा ये लिख देता हूँ सही से, लोग परेशान हो जाओगे नहीं। बोलो कर लिया नोट सभी ने? बताओ क्या सभी ने नोट कर लिया? हाँ नोट करो आराम से, सभी नोट करो। समझ लेना, सभी समझ के नोट करना, सभी समझ कर नोट करना। हो गया? बोलो नोट हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन तुम ही लोग करोगे। देयर इज टी इंस्टेड ऑफ क्यू। नहीं टी नहीं है ना कहीं पर भी। कहाँ पर है टी? हर जगह पर तो मैंने क्यू लिखा है। ए का पावर हर जगह पर मैंने क्यू लिखा है। मैंने टी तो कहीं लिखा ही नहीं है। -2q इजिकल टू -2q इजिकल टू क्या आ रहा है, -2। टी की पावर देखो दोनों जगह, टी की पावर देखो, हमें पावर मैच करनी है ना। इधर कितनी है -2, उधर कितनी है -2q, तो -2q इजिकल टू -2। हर जगह तो हम पावर मैच कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? चलो अगला क्वेश्चन सभी अब खुद से सॉल्व करना और आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मान लेना, एक कैसा भी एनर्जी मान लो, कैपिटल ई ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन फोर्स अप्लाइड, फोर्स कैपिटल एफ अप्लाइड, यदि हम उस पर जितना फोर्स लगाते हैं अप्लाइड, कॉमा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी बी, वेलोसिटी कैपिटल बी ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम टी, एंड टाइम टी of the taken by the particle, by the particle। क्लियर है क्वेश्चन? किसी भी पार्टिकल का जो एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड करता है, उस पर कितना फोर्स अप्लाइड है, उस पार्टिकल का कितना वेलोसिटी है, और उस पार्टिकल को कितना टाइम दिया गया। देन फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन ऑफ ई, find the relation of capital E in terms of, in terms of capital S, B, T। बोलो क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बताओ।
क्वेश्चन क्लियर है सभी को? जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, डायमेंशन ऑफ एनर्जी ये रहता है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। डायमेंशन ऑफ एफ होता है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होता है L1 T-1, और डायमेंशन ऑफ टाइम होता है T1। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है? T1। बोलो क्लियर है? अब इससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है। जो तुम्हें चीज नहीं आती थी वो मैंने बता दिया, जो तुम लोगों को चीज नहीं आता है वो मैंने बता दिया है। बोलो क्लियर? अब फाइंड आउट करके इसका आंसर बताओ सभी। लास्ट में मैंने क्या लिखा है? एफ बी एंड टी, फाइंड द रिलेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, एनर्जी का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए मैंने लिखा है, ठीक है? बोलो क्लियर? चलो आंसर बताओ जल्दी। साहिल, पी नहीं है इसमें कहीं भी। एनर्जी है, फोर्स है, वेलोसिटी है और टाइम है। पी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? सभी आंसर बताओ, 4 मिनट और है तुम्हारे पास ऐसे ही बताने के लिए। आंसर बताओ सभी। एक आंसर आया है।
F1 V1 T1 बिल्कुल सही आंसर है। और किसी का आंसर? अंजिक सही है, सिया सही है। बाकी सभी भी सॉल्व कर सकते हो, 3 मिनट है सभी के पास। सही है दोनों का। और बाकी लोग भी बताओ। हर्ष सही है। भूमि सही है। जयदीप सही है। प्रतीक सही है। तन्मय सही है। मृणाली सही है। सुनीता सही है। श्रेयस सही है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है क्या उनको थोड़ा बहुत समझ में आया? बोलो। जिन्होंने आज और कल में ज्वाइन किया है क्या उनको थोड़ा सा समझ में आया है? आ रहा है ना समझ में? कंप्लीट आ जाएगा एक बार हम दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है। अभी जो तुम्हें नहीं आता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन जब हम नया बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ध्यान से देखना। क्या गिवन है? एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एफ पर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर एन? बोलो। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर एन। क्या ऐसे लिख सकता हूँ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का पावर एन? और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर पी? बोलो क्लियर है? एक एम मान लिया, दूसरा एन, तीसरा पी। हाँ कुछ भी मान सकते हो, वो तुम पर डिपेंड है। पावर का आंसर आना चाहिए। ए बी सी मान लो, डी ई एफ मान लो, जो तुम्हें एक्स वाई जेड जो तुम्हें मानना है तुम मान सकते हो। बोलो क्लियर है? ठीक है। ऐसा मत मानना जो मैंने माना है वही तुम्हें मानना है, बिल्कुल नहीं। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर एन, बी का पावर एन इंटू टी का पावर पी। बोलो क्लियर? एफ का पावर एन, बी का पावर एन, टी का पावर पी। बोलो क्लियर है? तो क्या यहां से आ गया E इज इक्वल टू के इंटू एफ का पावर एन, बी का पावर एन, टी का पावर पी। तो क्या ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ई, क्या ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ के इंटू एफ की पावर एन, बी की पावर एन, टी की पावर पी के? बोलो क्या ये इक्वल होना चाहिए? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो क्या यहाँ तक क्लियर? चल अब यदि इसको मैं लिखता हूं तो डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू हो गया डायमेंशन ऑफ एफ का पावर एन, डायमेंशन ऑफ एफ का पावर एन, एल का पावर डायमेंशन ऑफ बी का पावर एन, और डायमेंशन ऑफ टी का पावर पी, पी का पावर पी।
अब यहाँ से देखना, डायमेंशन ऑफ ई होता है m1 l2 t माइनस 2, बोलो क्लियर, इजिकल टू डायमेंशन ऑफ f का पावर m, यानी f का पावर m होता है m1 l1 t माइनस 2, इसका पावर कितना m, इंटू b क्या होता है l1 t माइनस 1, इसका पावर कितना n, और t क्या होता है t1, इसका पावर कितना p, इसका पावर कितना p। अब इसको जब हम सही से लिखेंगे तो ये आएगा m का पावर m, l का पावर m, t का पावर माइनस 2 है, बोलो क्लियर है, इंटू l का पावर n, t का पावर माइनस n, इंटू t का पावर p, बोलो क्लियर। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यदि सेम क्वांटिटी की अलग अलग पावर मल्टीप्लाई में हो तो क्या पावर ऐड हो जाती है? तो m का पावर तो m, l का पावर क्या m प्लस n आएगा, l का पावर कितना आएगा m प्लस n, t का पावर क्या t का पावर आएगा माइनस 2m माइनस n प्लस p, बोलो क्लियर है सभी को? और ये किसके इक्वल होना चाहिए m1 l2 t माइनस 2 के, किसके इक्वल होना चाहिए m1 l2 t माइनस 2 के। तो यहाँ पर कंपेयर करो, क्या यहाँ से स्मॉल m इजिकल टू 1 दिखाई दे रहा है सभी को? बोलो स्मॉल m इजिकल टू कितना दिखाई दे रहा है 1, क्या m प्लस n इजिकल टू 2 दिखाई दे रहा है, m प्लस n इजिकल टू कितना 2, और माइनस 2m माइनस n प्लस p इजिकल टू क्या माइनस 2 दिखाई दे रहा है, माइनस 2 कितना दिखाई दे रहा है माइनस 2, बोलो क्लियर। अब यदि m का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या 1 प्लस एन इजिकल टू 2 आएगा, 1 प्लस एन इजिकल टू कितना आएगा 2, क्या n इजिकल टू 1 आ गया, n इजिकल टू कितना आ गया 1। अब n का वैल्यू भी 1 है, n का वैल्यू भी 1 है, तो क्या मैं ये लिखूं माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू माइनस 2, क्या यहाँ से तुम्हें p का वैल्यू 1 आ रहा है, बोलो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ रहा है 1, क्लियर है सभी को? तो m का वैल्यू भी n का वैल्यू भी 1 और p का वैल्यू भी 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू k इंटू एफ का पावर 1, वेलोसिटी का पावर 1 और टाइम का पावर भी 1, बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को? पढ़ के देखो एक बार, यदि कहीं डाउट हो तो दोबारा पूछना, सभी नोट करो और साथ में पढ़ना। देखो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल m इजिकल टू कितना है 1, वैष्णवी यहाँ पर स्मॉल m है और यहाँ पर कितना है 1, तो स्मॉल m इजिकल टू क्या आ गया 1, और m प्लस n इजिकल टू कितना गिवन है 2, स्मॉल m प्लस स्मॉल n इजिकल टू कितना गिवन है 2, क्या स्मॉल m का वैल्यू 1 है, स्मॉल m का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस n इजिकल टू 2, क्लियर। चलो सभी नोट करो, सभी नोट करो, सभी नोट करो इसे। सभी नोट करो। कर लिया सभी ने नोट? बताओ क्या सभी ने नोट कर लिया? बोलो सभी ने नोट कर लिया है? तो नेक्स्ट पेज पर नोट करोगे? बोलो ये लो नेक्स्ट पेज नोट करो सभी।
सभी नोट करो। सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें जब यहाँ पर हमने m+n और ऐसे आ गया, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना होता है ना। यहाँ पर तो हमें क्या करना होता है, कंपेयर। एक मिनट, प्रीवियस पेज पहले बता देता हूँ, ठीक है। फाइल नोट करो जल्दी। हो गया। चलो ध्यान से देखना, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये यहाँ पर हमें क्या पावर कंपेयर करनी होती है, क्योंकि ये तीनों तो सेम है, लेकिन इनकी पावर यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, अलग अलग। अब यदि मैं पावर कंपेयर करूंगा तो स्मॉल m इजिकल टू यहाँ पर कितना है, 1। तो क्या स्मॉल m इजिकल टू 1 आ जाएगा? स्मॉल m इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1। क्या स्मॉल m प्लस स्मॉल n यहाँ पर 2 है? यहाँ पर स्मॉल m प्लस स्मॉल n है l का पावर, और यहाँ पर l का पावर कितना, 2। तो क्या इसे 2 के इक्वल लिख दूं? और ऐसे ही यहाँ पर टाइम का पावर कितना, -2n -n+t, और यहाँ पर कितना है, -2। क्या उसके इक्वल लिखना पड़ेगा? जब स्मॉल m इजिकल टू 1 है तो वो यहाँ पर पुट करूंगा, तो 1 + n इजिकल टू कितना आ रहा है, 2। n कितना, 1। अब m का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, क्या यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? तो p कितना आ जाएगा, 1। बोलो क्लियर है? चल नोट कर दी। सभी नोट करो। हो गया? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चल, हाँ तो अब इसमें क्वेश्चन लिखना अगला, नोट करो। हाँ पहले करो जल्दी। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो सभी। अगला क्वेश्चन लिखना, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल momentum p of a particle depends upon gravitational constant capital G, gravitational constant capital G, comma Planck's constant h, Planck's constant h, comma time p of the particle, comma time t। किस किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, प्लैंक्स कांस्टेंट पर और टाइम पर।
then find P, then find P in terms of कैपिटल जी एच कॉमा टी। सभी का डायमेंशन बता देता हूँ। हाँ वो दे रहा हूँ मैं। डायमेंशन ऑफ पी m1 l1 t-1। मोमेंटम का डायमेंशन क्या रहता है? m1 l1 t-1। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी ये रहता है m-1 l3 t-2। डायमेंशन ऑफ स्मॉल एच ये क्या रहता है? m1 l2 t-1। और डायमेंशन ऑफ टी ये क्या रहता है? t1। क्लियर है सभी को? अब तो सभी सॉल्व कर पाओगे? बोलो, क्या अब तो सभी सॉल्व कर पाओगे? चलो, तुम्हें पूरे 7 मिनट है इसे सॉल्व करने के लिए। तुम्हें कंप्लीट 7 मिनट है इसे सॉल्व करने के लिए। 7 मिनट में आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, चलो फाइंड करो।
बताओ आंसर आया किसी का? बताओ किसी का आंसर आया? बोलो, किसी का आंसर आया? 1 मिनट और बाकी है। जी की पावर -1/5, एच की पावर के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था। मतलब सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मीन्स ये अच्छा क्वेश्चन है। और बताओ सभी। और बताओ सभी। चलो मैं बताऊं अब। बोलो, मैं बताऊं। देखो, जयदीप बोल रहा है सर 1 मिनट और। ठीक है, 1 मिनट और इंतजार करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। चलो मैं बताता हूँ अब इसका आंसर, सभी ध्यान से देखना। ठीक है, क्या गिवन है कि मोमेंटम p, क्या मैं लिख सकता हूँ p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G का पावर x। बोलो, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल h का पावर y। और क्या ये लिख सकता हूँ p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर z। बताओ, क्लियर सभी को?
बोलो। तो यहां से क्या आ गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G का पावर X, H का पावर Y, T का पावर Z। तो P इज इक्वल टू K इंटू G का पावर X, H का पावर Y और T का पावर Z। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G का पावर K, G का पावर X, H का पावर Y और T का पावर Z। बोलो क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G की पावर X, क्योंकि K तो कैसा है, डायमेंशनलेस, डायमेंशन ऑफ H की पावर Y इंटू डायमेंशन ऑफ T की पावर Z। यहाँ से देखना ये क्या है, M1L1T-1 इज इक्वल टू कैपिटल G। क्या कैपिटल G का मैंने तुम्हें अभी लिख के बताया था, M-1L3T-2 का पावर X। H, क्या H का डायमेंशन बताया था, M1L2T-1। बोलो क्लियर है? इसका पावर Y और T का पावर तो T रहेगा, तो T का पावर Z। तो यहां से ध्यान से देखना क्या आ गया, M का पावर -x, L का पावर 3x, T का पावर -2x, और यहाँ से M का पावर y, L का पावर 2y और T का पावर -y, और यहाँ से क्या आ गया, T का पावर z। बोलो क्लियर है? ये आ गया M1L1T-1। तो M1L1T-1 इज इक्वल टू, M का पावर कितना है, -x, और उधर कितना y, तो -x प्लस y। L का पावर इधर कितना 3x, उधर कितना 2y, तो 3x प्लस 2y, और टाइम का पावर -2x -y प्लस z। क्लियर है? तो यहाँ से देखो क्या आ गया, -x प्लस y इजिकल टू 1, -x प्लस y इजिकल टू 1, और 3x प्लस 2y इजिकल टू भी क्या आ रहा है, 1। और एक और स्टेप कौन सा, -2x -y प्लस z इज इक्वल टू -1। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर सभी को? आप ध्यान से देखना, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 2, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और ये कितना आ गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ से आंसर आ गया 5y इज इक्वल टू 4? बोलो, तो y कितना आ गया 4/5। किस किस का y का आंसर 4/5 आया है? बोलो, किस किस का y का आंसर 4/5 आया है? जिनका y का आंसर 4/5 आया हुआ है वो सही सही आंसर के एक स्टेप क्लोजर है। अब यदि y का वैल्यू यहाँ पर 4/5 रखोगे तो क्या x का वैल्यू -1/5 आएगा? y का वैल्यू कितना रख दो 4/5, तो -x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 1, तो क्या x इज इक्वल टू आ गया -1/5। बोलो क्लियर? x का वैल्यू कितना आ गया -1/5, और लास्ट स्टेप -2x -y प्लस z इज इक्वल टू -1, तो -2 इंटू एक्स का वैल्यू -1/5 -y
y का वैल्यू कितना 4/5 प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो ये +2/5 -4/5 प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया -2/5 प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो जेड इज इक्वल टू आ गया -3/5। बोलो क्लियर? क्या एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया? बताओ। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करना। सभी नोट करो। सभी नोट करो। नोट करो सभी। हाँ कर सकते हो। फाइनल 3 इक्वेशन बनने के बाद उनको तुम कैसे सॉल्व करते हो ये तुम पर डिपेंड। ठीक है, वो 3 इक्वेशन को तुम कैसे सॉल्व करते हो ये तुम पर डिपेंड है, बस आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज नोट करना सभी। नेक्स्ट पेज करें? ठीक है, चलो नोट करो। सभी नोट करो और सभी ग्रुप ज्वाइन कर लो फिजिक्स का। सर ने ग्रुप में लिंक सेंड किया हुआ है, सभी फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लास्ट सेकंड, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। देखो सभी नोट करते रहो, मैं इसे समझा रहा हूँ थोड़ा सा और। यहाँ पर क्या आया -x+y और ये कितना है 1। तो -x+y किसके इक्वल आ गया 1 के। 3x+2y भी किसके इक्वल है 1 के। क्लियर? तो यहाँ से देखना, और ये यहाँ से इनको कंपेयर करोगे तो -2x-y+z किसके इक्वल -1 के। ठीक है, अब यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इन दोनों को क्या कर लेता हूँ ऐड, क्या x से x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा? बोलो x वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर -3 रहेगा और यहाँ पर कितना +3। तो -3x+3y 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम x को क्या कर सकें कैंसल, सिर्फ y में ही क्या रह जाए इक्वेशन। क्या मुझे आंसर आ जाएगा 1 का? नहीं तो तुम्हें x का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, वो कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है? बताओ तनीषा क्लियर? चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। नहीं x=y नहीं ले सकते हम लोग। हम x=y ले लेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं।
क्योंकि इक्वेशन अलग अलग है ना। नोट कर लिया सभी ने? थ्री एक्स इजिकल टू थ्री एक्स कैसे? थ्री इंटू इक्वेशन वन। मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वेशन टू को उसमें ऐड करो। मैंने ये लिखा है, इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें कितना ऐड करो, थ्री। सॉरी, इक्वेशन टू ऐड करो। मैथ में भी तो हम ऐसे ही करते थे ना पहले। वो तो इस पेज को खत्म कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो, अब नेक्स्ट पेज और नोट करो। नेक्स्ट पेज, भाई सभी एक मिनट रुकना। साई जल्दी नोट करो। हो गया? चल, अब सभी यहाँ से x का वैल्यू आने के बाद इक्वेशन थर्ड में दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो z का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? ग्रुप में मैसेज आया है टेस्ट का? बोलो, ग्रुप में मैसेज आया है टेस्ट का? तो फिर यदि टेस्ट होगा तो ग्रुप में मैसेज आएगा टेस्ट का। ठीक है? क्लियर है? चलो, अब कल से मैं इसे यूनिट एंड डायमेंशन को दोबारा पढ़ाऊंगा। कल से मैं यूनिट एंड डायमेंशन को दोबारा पढ़ाऊंगा। सभी को ज्वाइन होना है। कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा। जब दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नई चीज़ें भी साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है? चलो, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है? चलो।